के साथ हमें मार डालेगी। पापा दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी हमारे पास ठंड से बचने के लिए ज्यादा जुगाड़ नहीं, और तो और हमारे पास एक गर्मा गर्म कंबल भी नहीं है, और ऊपर से ये बारिश हो रही है, ठंड और बढ़ रही है। पापा इसलिए जाकर जल्दी से छत को ढक दीजिए, ताकि ज्यादा ना सही पर थोड़ा बहुत ही सही हम इस बारिश से बच तो जाएंगे ना। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनीता, बाहर जो सीढ़ियाँ रखी हुई हैं, तुम उसे पकड़कर खड़ी हो ना, मैं ऊपर जाकर अभी छत को ढक देता हूँ। मनोज की बात सुनकर अब सुनीता मनोज के साथ बाहर जाती है और सीढ़ी पकड़कर खड़ी हो जाती है। मनोज भी अब अपनी झोपड़ी की छत को पन्नी से ढक देता है और नीचे घर में आ जाता है। उस बड़ी सी पन्नी को झोपड़ी की छत पर छापने से बारिश का पानी अंदर तो नहीं आता, लेकिन बाहर बढ़ती ठंड मनोज और उसके परिवार की जान लेने पर उतर आती है। पिंकी ठंड से थरथराने लगती है और आयशा बूढ़ी होने के कारण उसके पैरों में दर्द होने लगता है, जिसे देख मनोज और सुनीता काफी परेशान हो जाते हैं। मनोज जी, आप जरा भी परेशान मत होइए। घर में कुछ सूखी लकड़ियां हैं, मैं उन्हें जला देती हूँ। उन लकड़ियों से ठंड भी काबू में रहेगी और बारिश से भी हमारा बचाव हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने घर में कुछ सूखी लकड़ियां जलाती है। उन जलती लकड़ियों की गर्माहट में अब आशु और पिंकी को काफी राहत पहुंचती है, और अपने परिवार को इस तरह देख मनोज काफी परेशान हो जाता है। पूरी रात बारिश होती है और ठंड यूं ही बढ़ती जाती है। अगली सुबह मनोज जब उठता है तो देखता है कि अब उसके घर में पानी भर रहा है, जिसे देख वो काफी परेशान होने लगता है। झोपड़ी की छत पर डाली गई पन्नी जगह जगह से फट गई थी और रिसता हुआ पानी अब फर्श पर एक छोटी नदी का रूप ले चुका था। सुनीता, जल्दी उठो, देखो ये क्या हो गया, पानी अंदर आ गया, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी, पिंकी उठो, पानी आ गया है। सुनीता तुरंत आशा और पिंकी को उठाती है और उन्हें उस ऊंचे हिस्से में ले जाती है जहाँ पानी कम जमा हुआ था। मनोज तुरंत टिन का डिब्बा उठाता है और फर्श पर जमे पानी को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो वही पिंकी कांपते और खांसते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत ठंड लग रही है, और अब तो ये पानी कहाँ से आ गया? मैं अभी पानी बाहर निकालता हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, ये गरीब का नसीब है और कुछ नहीं। मनोज, तुम दोनों क्यों परेशान हो? बेटा, तुम अपनी पिंकी और सुनीता का ध्यान रखो। ये बारिश हमारे लिए प्रलय है। माँ, आप ऐसी बातें मत कहो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे, लेकिन मुझे काम पर जाना होगा। आज मजदूरी नहीं मिली तो हम रात का खाना भी नहीं खा पाएंगे। हाँ जी, आप जाइए, लेकिन अपना ध्यान रखना। बाहर बहुत ठंड और कीचड़ है। ध्यान से जाना और ध्यान से काम करना। मनोज अपना फटा हुआ स्वेटर पहनता है और ठेकेदार से काम की उम्मीद में घर से निकल जाता है, लेकिन ठेकेदार के घर पहुँचने पर उसे निराशा ही मिलती है। एक नौकर उसे डांट कर कहता है, अभी साहब सो रहे हो और आप आज कोई काम नहीं है, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो, चलो जाओ यहाँ से। मनोज खाली हाथ और निराश होकर वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। उसका दिल भारी था, क्योंकि उसके पास शाम के भोजन के लिए भी एक पैसा नहीं था। जैसे वो घर पहुँचता है, उसकी नजर पिंकी पर पड़ती है। सुनीता, काम नहीं मिला। ठेकेदार ने दरवाजा भी नहीं खोला और अपने एक नौकर को बाहर भेजकर मुझे कह दिया कि आज काम नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं जी? ये तो एक और बड़ी मुसीबत आ गई। पिंकी को बहुत तेज बुखार है, रात भर भीगी इसलिए ठंड लग गई। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मनोज तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उसे फटे हुए शॉल से लपेटकर डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल पड़ता है। वो किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं कि पिंकी को तेज निमोनिया है और इसे तुरंत दवाइयाँ चाहिए, इसीलिए जल्दी से काउंटर पर फीस जमा करवा दो ताकि पिंकी का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 50 रुपए हैं। मैं एक मजदूर हूँ, मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैं आपको बाकी पैसे कल सुबह काम पर जाते ही दे दूंगा। प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। माफ करना, बिना पैसे के दवाई नहीं दे सकता मैं। नियम तो नियम है। डॉक्टर की बात सुनकर अब मनोज का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी गरीबी ने उसे लाचार कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी क्लिनिक में बैठी एक अजनबी महिला ये सब देखकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप अपनी फीस के चलते एक बच्चे की जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप मुझसे फीस ले लीजिए और दवाई इन्हें दे दीजिए, क्योंकि उनकी फीस मैं दे रही। उस दयालु महिला ने 400 रुपए दिए और मनोज से कहा कि वो अपनी बेटी को दवाई दे। मनोज अब अपनी गर्दन उस महिला के आगे झुका देता है और उसका धन्यवाद करने लगता है। मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कोई बात नहीं भाई, बस अपनी बेटी का ध्यान रखो, भगवान तुम्हारा भला करेगा।
मनोज दवाइयां लेता है और तेजी से घर की ओर भागता है। उसे लगा कि दुनिया अभी भी दया और मानवता से खाली नहीं हुई है। घर पहुंचकर मनोज सुनीता को पिंकी की दवाई दे देता है और वो दवाई पिंकी को खिलाने को कहता है। कुछ देर बाद अब वो उसे गर्म कपड़ों से ढक देते हैं। अगले कुछ दिन तक पिंकी का बुखार धीरे धीरे कम होता है। मनोज को अब भी काम नहीं मिलता, लेकिन वो हर दिन कुछ न कुछ मजदूरी जुटाने की कोशिश करता है। आप इतने उदास क्यों हैं जी? पिंकी अब ठीक हो रही है। मैं उस अजनबी महिला के बारे में सोच रहा हूँ जिसने हमारी मदद की। हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की दवाई भी खुद नहीं खरीद सकते, और उस ठेकेदार ने हमें एक दिन की मजदूरी भी नहीं दी। बेटा, अमीरी और गरीबी ईश्वर की देन नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई है। तुम निराश मत हो। अब मौसम थोड़ा खुल गया है, तुम हिम्मत मत हारो। आप सब सही कह रहे हैं। मैं अब और नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचाना बल्कि उस महिला का कर्ज भी चुकाना है। सुनीता, आज से हम फिर से शुरुआत करेंगे। मैं आज से सिर्फ मजदूरी ही नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी कमाने की कोशिश करूंगा। हम इस झोपड़ी को बदल कर रहेंगे। ये बारिश हमें तोड़ नहीं सकती। हम इस ठंड और इस गरीबी को हरा कर रहेंगे। हम आपके साथ हैं जी, हम जरूर जीतेंगे। मनोज अपने घर की टूटी फूटी दीवारों को देखता है। बारिश का पानी और ठंड उन्हें डरा नहीं पाई थी, क्योंकि उनके पास आपसी प्रेम और अटूट साहस की